प्योर कलर लगाता है, यानी कलर का मिश्रण करके और नई टोन नहीं बनाते, बल्कि गहरी तान का प्योर कलर लेके, विशुद्ध कलर लेके वो लगाते थे। तो जब उन्होंने विशुद्ध कलर की ये थ्योरी माने के चित्रों में देखी तो उनको बड़ा आनंद आया, उसमें उनकी बहुत रुचि हुई। और अब वे जो ट्रेडिशनल, जो रूढ़िबद्ध आर्टिफिशियल लाइट एंड शेड्स, यानी कृत्रिम प्रकाश और छाया का जो चित्रण ग्लेयर की पाठशालाओं में या अन्य यथार्थवादी चित्रकार किया करते थे, उसके स्थान पर उन्होंने उस पैटर्न को भी उन्होंने छोड़ा और चमकीले रंगों को अपने चित्रों में स्थान देने लगे। हालांकि चमकीला रंग तो रोमांसवाद की अपनी एक पुराना पैटर्न रहा था, लेकिन इनका जो चमकीलापन चित्रों में था वो अब यथार्थवादी तरीके से नहीं था। यथार्थवादी सीमाओं के अंदर बंद होकर रंगों का मिश्रण करके हल्की और गहरी तानें बनाते थे। ये मिश्रण ना करके हल्की और गहरी रंगों की तानें, प्योर रंगों की तानें, टोन्स यूज़ किया करते थे। तो अब ये उसमें चमकीलापन आने लग गया। वो चमकीलापन नहीं जो रोमांसवाद में आता था। इन्होंने प्रकाश की वजह से, जैसा कि प्रभाववाद का अपना एक सेट पैटर्न है कि वो प्रकाशीय वातावरण को, जो वस्तु और पात्र पर जो विषय है उस पर जब प्रकाश उन पर जब पड़ता है, उन प्रकाश के पड़ने से जो उनके मूल जो रंग है उसके ऊपर प्रकाशीय प्रभाव पड़ा, उससे उस जो चमकीलापन उभर कर आया, वो चमकीलापन की बात करनी। उस चमकीलापन की तरफ ये क्लाउड मोने अग्रसर हो गए। तो माने से कुल मिलाकर ये बहुत प्रभावित थे। अब चूँकि ग्लेयर की चित्रशाला बंद हो चुकी थी और माने के इन्होंने चित्रों को उस समय देखा, तो उन्होंने निश्चय किया कि प्रकृति के साथ रहकर बहुत कुछ आगे काम करना चाहिए। तो उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया, आर्टिस्ट का ग्रुप बनाया। ग्रुप इन सेंस कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह करके फॉर्मेशन वैसे नहीं बना, एक मित्र मंडली बनाई और मित्र मंडली बनाकर गांव के आसपास जाते और प्रकृति का चित्रण करने लगे। वहाँ सब फॉन्टेब्लो फॉरेस्ट है, वन है, वहाँ जाते और वहाँ वे प्रकृति, सघन प्रकृति के अलग अलग आयामों का जाकर वो चित्रण करने लगे। और इस बीच उनका संपर्क बारबीजा चित्रकार से भी हुआ। बारबीजा एक ऐसा चित्रकारों का समूह था जो स्वयं प्राकृतिक चित्रण, लैंडस्केप पेंटिंग के लिए वो जाना जाता था। तो वो प्राकृतिक चित्रण करते, उनके चित्रों को देखकर, उनसे चर्चा करके, उनके साथ बातचीत करके, कला चर्चा करके उन्होंने प्रकृति चित्रण की पद्धति को भी थोड़ा बहुत सारगर्भ रूप से उसको सीखा और समझा और अपने चित्रों को और निखारा। तो धीरे धीरे जब उनका प्रकृति के साथ रहकर और प्राकृतिक चित्रों को लेकर, प्रकाश के वातावरण को लेकर, अब उन्होंने अपने जब चित्रों के निरंतर अभ्यास करने लगे तो उनके चित्रों में एक निश्चित रूप से एक ओज, एक परिपक्वता, एक मैच्योरिटी आने लगी और वे एक मैच्योर आर्टिस्ट के रूप में प्रस्तुत हुए समाज के सामने और कला जगत के सामने। उनकी स्थिति मजबूत हो गई। 1866 में, 1866 में उन्होंने एक पोर्ट्रेट बनाया, व्यक्ति चित्र बनाया महिला का। कामिल नाम की महिला थी, उनका व्यक्ति चित्र बनाया। और वो व्यक्ति चित्र उस साल की, यानी 1866 की जो राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी थी फ्रांस की, उसमें वह स्वीकृत भी हो गया। वही जो कामिला, जिस औरत का चित्र बनाया, बाद में उन्होंने उससे शादी भी की, वो उसकी पत्नी के रूप में उनके साथ रही। उनका चित्र बनाया और वो प्रदर्शित हो गया। जब एक बार चित्र राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में प्रदर्शित हो गया तो वो अब ख्यातनाम चित्रकारों में आने लगे और फ्रांस के जो अच्छे स्तर के जो चित्रकार थे उनके साथ उनका उठना बैठना और उस स्थान पर उनका नाम लिया जाने लगा था। 1967 के अंदर एक चित्र बनाया उन्होंने, बगीचे की महिलाएं। कुछ लेडीज़ ग्रुप्स थे जो गार्डन में, पार्क में दिखाए गए थे। तो वो चित्र बनाया, बहुत अच्छा चित्र था। अब चूँकि
चित्रकार जब पूर्णतया चित्रकारी में उतर जाता है और दूसरा उसके पास में कोई जीवन उपार्जन का कोई साधन नहीं होता है, तो चाहे अब भारत हो या यूरोप हो, तब की बात हो, अब की बात हो, चित्रकार को आर्थिक विपन्नता में ही जीना पड़ता है। हमेशा ऐसा नहीं होता। वर्ल्ड के अंदर बहुत ऐसे चित्रकार हैं जिनकी पेंटिंग अच्छे दामों में बिकती रही है, जीवन काल में भी बिकी है बहुत से। और लेकिन आरंभिक अवस्था में अगर उनके पीछे अच्छा आर्थिक संबल ना हो तो काफ़ी आर्थिक विपन्नता से गुजरना पड़ता है। और यही बात मोने के साथ भी थी। जब उन्होंने बगीचे की महिलाएं अपनी पेंटिंग बनाई 1867 में, तो अब उनके मित्र ने उनका हौसला बढ़ाने के लिए मतलब 2500 फ्रांक में वो उनसे ख़रीद ली। बाजिए करके उनका एक मित्र था, उसने वो पेंटिंग उनसे ख़रीदी। और वो भी जब कला जगत में जब उसके बारे में देखा, उस पेंटिंग को देखा गया, तो उसके ऊपर भी अच्छी उनके पास में चर्चाएं हुई और उसका कला जगत के अंदर इनको थोड़ा सा और स्थान आगे बढ़ने का मिला। 1870 यानी 1870 के अंदर जर्मनी ने फ्रांस पर आक्रमण किया। ये समय उस वक्त युद्ध का समय था। तो मोने उस वक्त वहाँ से फ्रांस से निकल हॉलैंड चले गए। कुछ समय हॉलैंड रहे, फिर लंदन जाके पिशारो के साथ में जाकर रहने लगे। पिशारो उस वक्त अच्छा चित्रकार के रूप में पेरिस में रहता था, लंदन में रहता था। उसके साथ वो जाकर रहने लग गए। वहाँ पर जब उनके साथ रहकर वो पेरिस की उस वक्त की जीवन पद्धति को उन्होंने देखा, और आगे अपन बात करेंगे कि भाई उन्होंने लंदन, पेरिस और यहाँ के शहरी जीवन का भी काफ़ी चित्रण किया। लेकिन इस समय जब वो वहाँ पिसारो के साथ रह रहे थे तो जापानी कला के प्रभाव में भी है। पिछले माने की चर्चा में अपन ने जापानी छाप चित्र के बारे में बात की थी, और उन छाप चित्रों का सामना मोने का भी हुआ। मोने ने जब उन छाप चित्रों को देखा और उसकी जो क्वालिटी थी, लाइन की, सॉफ्टनेस की, और जो समसामयिक चित्र थे, विषय थे, उन सब को देखा तो, और उस वक्त प्रभाववाद माने ने भी अपने चित्रों के अंदर जापानी प्रभाववाद को अपनाना शुरू कर दिया था। उनको देखा देख कुछ और चित्रकार भी अपने चित्रों की पृष्ठभूमि में जापानी मोनूमेंट्स, जापानी कुछ ऐसी चीज़ों को अंकित किया करते थे, जैसे पंखा हो गया, या जापानी कोई वो हो गई, ड्रेपरी की कोई डिजाइन हो गई, या टोपी हो गई, जैसे तो जापानी जो पहनते थे इनको बनाते थे, या बैकग्राउंड के अंदर जो इनके छापा चित्र की जो स्टाइल होती थी, जो चित्र होते थे, उनको चित्र को बैकग्राउंड में स्थान दे दिया करते। तो ये जापानी प्रभाव माने के समय भी था और मोने ने भी उसको देखा। वहाँ जब ये लंदन में रह रहे थे, तो लंदन में रहते रहते इनका टर्नर की पेंटिंग्स को उन्होंने देखा। कांस्टेबल और टर्नर, जिसको अपन लैंडस्केप आर्टिस्ट के नाम से काफ़ी नाम आया है, जानते भी हैं, ब्रिटिश लैंडस्केप आर्टिस्ट है। तो जब इन्होंने टर्नर की पेंटिंग को देखा तो काफ़ी प्रभावित हुए। अब वो टर्नर की जो पेंटिंग्स थी, उन पेंटिंगों में जो प्रकृति, क्योंकि ये दोनों लैंडस्केप आर्टिस्ट है, तो प्रकृति चित्रण के बारे में देखने को बहुत कुछ मिला। और टर्नर का जो प्रभाव इनके चित्रों के ऊपर पड़ा, उसका इतना ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा कि उनकी चित्रण शैली में परिवर्तन आ गया। टर्नर से प्रभाव से पहले जब मोने रेखांकन उनकी जो पद्धति थी, वह वस्तु के निजी रंग, जो उसका जो इंडिविजुअल कलर होता था, जो पात्र चित्रित किया जा रहा है, या वस्तु है, या कोई व्यक्ति भी है, तो उसका जो इंडिविजुअल कलर था, निजी रंग था, उस पर विशेष ध्यान दिया जाता था और मोने भी देते थे। लेकिन जब टर्नर के लैंडस्केप पेंटिंग्स और उसका जो प्राकृतिक वातावरण का जब उस चित्र में उन्होंने प्रभाव देखा, तो उसके बाद में इनके चित्रों में भी वो जो
वस्तु का जो निजी रंग था वो निजी रंग समाप्त होकर संपूर्ण जो दृश्य था, जिसमें विषय भी था, विषय का मान लो कोई वस्तु हो रही हो या व्यक्ति रहा हो, लेकिन उसका जो संपूर्ण जो चित्र का एक दृष्टिपटल जो प्रभाव था कि वो किस वातावरण में है, किस प्रकार की लाइटनिंग उस पर पड़ रही है, उस लाइटनिंग के पड़ने से उनके पात्र के ऊपर क्या प्रभाव आया है, उसके टोनल वेरिएशन किस प्रकार से चेहरे का या वस्त्र का हो गया है, वस्तु की चमक पे क्या प्रभाव पड़ा, और प्रकाश जब उस पर गिरा है तो उसका वापस जो रिफ्लेक्शन आकर प्रकाश वातावरण में परिवर्तित हुआ है, उससे वातावरण के प्रभाव का जो उस पर प्रभाव था उसमें क्या परिवर्तन हुआ, ये सब उनके ऑब्जर्वेशन के आधार बन गए और उसके आधार पर उनकी पेंटिंगों में भी परिवर्तन हो गया। तो वो एक पक्षी, एक जो पटली है दृश्य पटल पर एक अक्षीय कहते हैं, मतलब पहली दृष्टि में देखते ही आपको पेंटिंग की उसकी आभास होता है, तो उस पर जो प्रकाश का जो प्रभाव था उसको उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया। अब वस्तु का निजी रंग और वस्तु का मूल स्वरूप भी उस प्रकाश के नीचे आच्छादित होने लग गए, उसमें दबने लग गए। प्रकाश पूर्णतया प्रभाव के साथ में और प्राकृतिक जो दृश्य था वो पूर्णतया प्रभाव के साथ में पेंटिंग्स में आने लग गया। और 1874 के बाद की जो लगभग क्लाउड मोने ने जो पेंटिंग्स बनाई उसमें तो ये स्पष्टतया दृष्टिगोचर होता है। और उस वक्त तक प्रभाववाद ने आधुनिक कला के अंदर अपनी अच्छी पकड़ बना दी थी, जगह बना ली थी, अच्छे चित्रकारों के समूह बन गए थे। और ये चित्रकार शाम को या अर्ली मॉर्निंग जो कॉफ़ी हाउस हुआ करते थे, चाय की स्थान हुआ करते थे, जैसे आजकल लोग खड़ियों पर मिलते हैं, तो उस वक्त कैफ़े थे, तो वो जैसे काफ़े गौरबा कैफ़ा है, मतलब कैफ़े हैं उनका, वहाँ जाकर वो मिलते और उसमें चर्चाएं किया करते थे। तो काफ़ी प्रभाववादी इम्प्रेशनिस्ट आर्टिस्टों का जमावाड़ा कला जगत में होने लग गया था। जमावाड़ा तो नहीं शब्द लेना चाहिए, काफ़ी उनकी चित्रकारों की संख्या बढ़ने लग गई थी और वो आपस में एक दूसरे से विमर्श करके कलाओं पर चर्चा भी करते। पुराने जो सिद्धांत थे उन पे जो आलोचना करनी है या उसकी कमियों को देखते, नवीन प्रयोग के द्वारा किस प्रकार से अपन इसको सौंदर्य को और अधिक प्रकाशीय वातावरण में अभिव्यक्त कर सकते हैं, उस पर वो काफ़ी चर्चाएं भी करते थे। और एक अच्छे खासे कलाकारों की भीड़ कॉफ़ी शॉप पर जमा होने लग गई थी और उसमें दो समूह भी बन गए थे। चित्रकारों के दो समूह थे, हालांकि दोनों ही प्रभाववादी थे, लेकिन फिर भी उन दोनों के अंदर थोड़ा सा भिन्नता थी। जैसे अगर समीक्षा की दृष्टि से देखें तो जैसे पहला ग्रुप हो गया जिसमें मान्य, रेनवार और देगा जैसे चित्रकार थे, उन्होंने प्रभाववादी अंकन तो किया ही किया, लेकिन समकालीन विषयों को और समकालीन जीवन को भी उसमें स्थान दिया। ये प्रभाववादी चित्रकार प्रभाववादी तकनीक में, शैली में चित्र बनाते वक्त विषयों के प्रति थोड़ा सा सोशल भी हुए, सामाजिक भी हुए और सरोकार को भी इन्होंने स्वीकार किया। दूसरे ग्रुप के जो जैसे मोने, पिसारे और सिसली, ये जो चित्रकार थे, इन्होंने प्रभाववाद के जो कट्टर सिद्धांत थे, जैसे प्रकाशीय वातावरण, रंगों का विशुद्ध और ब्रश स्ट्रोक और कलर प्योरिटी और कलर की ब्राइटनेस, सीधा प्रकाशीय पटल पर प्रभाव, तो प्रभाववाद के जो इम्प्रेशनिज्म के जो प्रिंसिपल्स थे उनका उन्होंने कट्टरता से पालन किया और प्रकाशीय वातावरण को लेकर ही ज़्यादातर चित्रों को उन्होंने प्रयोग किए और सामाजिक सरोकार से थोड़ा दूरी बना के रखी या उस पर ज़्यादा रुचि नहीं ली। तो ये दो प्रकार के जो ग्रुप थे ये उस वक्त काफ़ी चर्चित और चर्चाओं में रहते थे। और क्लाउड मोने ने तो बहुत ही, हालांकि इन्होंने प्रभाववादी सिद्धांत को स्थापित, प्रभाववाद के जो मूल सिद्धांतों को पालना की, कठोरता से पालन किया, उसमें नवीन प्रयोग भी किए और प्रभाववाद के विकास में अपना सहयोग भी दिया। और इनके जो विषय होते थे वो बहुत ही सामान्य विषय हुआ करते थे। सामान्य विषय की अगर बात करें तो
जीवन में जैसे कुछ भी दिख रहा सामने आ गया उसका उन्होंने चित्रण किया। जीवन को बड़े आनंद से जिए और जो विषय उनके सामने आया उसको अपने चित्रों में उन्होंने पिरोने का प्रयास किया। आमतौर पर जैसे मान लो गार्डन है, बगीचा है, रेलवे स्टेशन है, या नदी के किनारा है, नदी का किनारा है, या बाज़ार में गए तो कोई गिफ्ट शॉप है, या उपकार गृह है, कहीं गए तो जैसे घोड़े दौड़ रहे मैदान में घुड़दौड़ मैदान, इस प्रकार के अनेक चित्र। कहीं नाटक देखने गए तो नाटक गृह का भी, यानी जो स्टूडियो एक्टिंग स्टूडियो होते थे उनका भी उन्होंने चित्र बना दिया। तो जो जीवन में उनके सामने घटा, कहीं उनको ऐसा प्रसंग मिला जिससे भावात्मक संतुष्टि मिलती हो और कुछ सौंदर्य जैसा उनमें आभास होता हो, उन विषयों को लेकर, सामान्य विषयों को लेकर उन्होंने बहुत चित्रित किया। और जब पेरिस में वो रहे लंबे समय तो पेरिस और वेनिस और लंदन, यहाँ के शहर